Hello students, good morning. Hope you all are fine. So आज हम स्टार्ट करते हैं वापस हमारा अकाउंट्स, उसमें चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में चैप्टर 7 में हमने सम स्टार्ट किए थे और उसमें शॉर्ट सम में 1 to 5 इलस्ट्रेशन कंप्लीट किए थे, राइट। यानी कि इलस्ट्रेशन 1 का 1 to 5 सम किया था। अब देखते हैं उसके आगे नंबर 6। चलिए देखते हैं नंबर 6 में क्या है। यहाँ पे लिखा है नंबर 6, बैड डेट्स ऑफ ₹12,000 वॉज रिटर्न ऑफ। किसकी बात चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है बैड डेट्स की। ₹12,000 हमने क्या किया था? रिटर्न ऑफ किया था, यानी कि पास्ट में हमने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया था। आउट ऑफ विच 10,000 इज रिसीव, इसमें से हमको 10,000 रिसीव किया है, यानी कि मिला है। सो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे होती है इसकी जनरल एंट्री। यहाँ पे हमने पास्ट में बैड डेट्स 12,000 डाल दिया था, एक्सपेंस या लॉस समझ के हमने लिख दिया था, बहुत पहले की बात है। बट अब करंट में जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तब उसका पैसा हमको 10,000 मिल रहा है। सो यहाँ पे बैड डेट्स को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बंद करके रख दिया था, ऑलरेडी पहले ही बैड डेट्स डाल दिया था। तो अब सिर्फ जो पैसे मिले उसकी ही एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री होगी कैश मिलेगा। सो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपीस मिला? 10,000। सो यहाँ पे अमाउंट आएगी 10,000। ओके, सो इसमें ओनली सिंगल एंट्री होती है। सो ये था हमारा नंबर 6। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, बैड डेट्स को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एसेट्स भी नहीं है और लाइबिलिटीज़ भी नहीं है, इसीलिए। नेक्स्ट नंबर 7, There is a no value of goodwill in the book of a firm। यानी कि गुडविल बुक में गुडविल की कोई भी वैल्यू दिखाई हुई नहीं है, यानी कि गुडविल बुक में शॉन की नहीं है, बताई नहीं है कि गुडविल है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ओके, बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 35,000 रियलाइज इट। बट डिसोल्यूशन के टाइम 35,000 रियलाइज्ड हुआ, यानी कि मिला। सो इसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है वो देख लेते हैं। चलिए पहली बात करते हैं गुडविल। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। बट ये गुडविल अगर बुक में शॉन की होती, दिखाई हुई होती, कुछ वैल्यू उसकी होती, तो पहले हम उसको क्लोज करते, यानी कि कुछ ऐसा लिखते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बट यहाँ पे गुडविल की कोई वैल्यू दिखाई नहीं है बुक में, यानी कि गुडविल बुक में है ही नहीं, तो उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। बट डिसोल्यूशन करते हैं तब हमको 35,000 मिलता है। यहाँ पे कैश मिल रहा है, तो कैश की एंट्री हम करेंगे। सो कैश मिल रहा है, सो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 35,000। क्लियर? चलिए, सो इसमें भी सिंगल एंट्री होगी। हो गया ये सम। देखते हैं नंबर 8 में क्या होता है। सो नंबर 8 में ऐसा बोला है, पार्टनर नरेश एक्सेप्ट टू पे 30,000 फॉर बिल्स पेएबल। चलिए कौन एक्सेप्ट कर रहा है? नरेश जो पार्टनर्स हैं वो 30,000 रुपीज़ पे करने का एक्सेप्ट कर रहा है। किसका? बिल्स पेएबल का, राइट। चलिए
तो इसकी एंट्री करते हैं कैसे होती है। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि बिल्स पेएबल हैं, वो बुक में दिखाया है या नहीं दिखाया है। बिल्स पेएबल इज अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज यहाँ पे बुक में दिखाई है कि नहीं, ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे। डायरेक्ट एंट्री क्या करेंगे, नरेश हैं वो उसको पे कर रहा है, नरेश पार्टनर्स पे कर रहा है, यहाँ पे कैश वर्ड नहीं आएगा, पार्टनर्स है, सो पार्टनर्स को यूज करेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स वर्ड यूज करेंगे। यहाँ पे पार्टनर इज अ रिसीवर या गिवर, सो पार्टनर्स पे कर रहा है यानी कि गिवर। एज पर अकाउंटिंग रूल्स, डेबिट क्रेडिट रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी पर्सन गिवर है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो नरेश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, यानी कि इसकी एंट्री ऐसे होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट थी, 30,000। आर यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बिल्स पेएबल को क्लोज नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है बिल्स पेएबल बुक में है कि नहीं है, इसकी वजह से। अगर बोला होता कि बिल्स पेएबल इतनी अमाउंट का है तो हम उसको ऑफिशियली क्लोज करते। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। इसमें कुछ ऐसा है, देखो, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म डेटर्स आर 80,000। creditors of rupees 40,000। Partner Pratik accept debtors at 20% less। Then book value and paid to creditors। चलिए, पूरे सम में क्या बोला है वो एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूँ तो आपको परफेक्टली पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डेटर्स आर 80,000 एंड क्रेडिटर्स आर 40,000। यानी कि बुक में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों दिखाए हुए हैं। डेटर्स इज द एसेट्स एंड क्रेडिटर इज द लाइबिलिटीज। सो पहले ये दोनों अकाउंट को क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा। सो उसकी एंट्री करते हैं, पहले डेटर्स अकाउंट क्लोज करते हैं। सो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कितना रुपीस था, 80,000। अब किसकी बारी है, अब क्रेडिटर्स की बारी है। क्रेडिटर्स इज अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, उसको क्लोज करेंगे तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसकी अमाउंट कितनी थी, 40,000। क्लियर। चलिए, पहले हमने क्या किया, एसेट्स थी उसको क्लोज कर दिया और लाइबिलिटीज को क्लोज कर दिया। आधा क्वेश्चन पढ़ा और उसकी जनरल एंट्री की। अब बाकी का आधा पढ़ते हैं। पार्टनर प्रतीक एक्सेप्ट डेटर्स एट 20% लेस देन बुक वैल्यू एंड पेड टू क्रेडिटर्स। यानी कि प्रतीक जो पार्टनर्स है वो डेटर्स के सारे पैसे 20% लेस के हिसाब से ले जाता है।
यानी कि ये सब कुछ पार्टनर्स प्रतीक देख रहा है। वो क्या करता है, जिसके पास से पैसे लेने थे उसके पास से जितने भी आए उतने पैसे ले लिए, और जिसको देने थे यानी कि क्रेडिटर्स को देने थे उसको दे दिए। तो पहले तो जो पैसे मिले उसने लिए उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पे पार्टनर प्रतीक इज अ रिसीवर। सबसे पहले डेटर्स के पास से प्रतीक पैसा ले रहा है, सो यहाँ पे प्रतीक इज अ रिसीवर। सो रिसीवर होता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिसीवर को हम क्या कहते हैं, डेबिट। सो प्रतीक अकाउंट डेबिट, प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना मिला उसको, तो क्रेडिटर्स के पास से जितना लेना था उससे 20% कम मिला। सो 80,000 में से 20% माइनस कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 80,000 माइनस 20%। कैलसी यूज़ कीजिए तो आपको पता चलेगा 80,000 का 20% यानी कि 16,000 माइनस हो जाएगा। सो अमाउंट मिलेगी 64,000। सो पार्टनर्स प्रतीक को डेटर्स के पास से 64,000 मिला। और सेकंड में ऐसा बोला है कि भाई पेड टू क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स को पैसे पेड कर रहा है। अब देखो आप ऐसा सोचोगे ना, सर 64,000 मिला तो 64,000 पे कर दिया, नहीं, क्रेडिटर्स को देना कितना था 40,000, तो वो पेड भी कितना करेगा 40,000। सो यहाँ पे प्रतीक इज अ गिवर। गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रतीक कैपिटल अकाउंट। कितना देगा वो, जितना उसको देने का है उतना, यानी कि 40,000। क्लियर। पहले दो में अकाउंट क्लोज किया, थर्ड में डेटर्स के जो पैसे मिले वो एंट्री है, फोर्थ में क्रेडिटर्स को जो पे किया उसकी एंट्री है। सो ये था नंबर 9। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं नंबर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 10। सो नंबर 10 में कुछ ऐसा दिया है, अ पार्टनर्स विजय हैज़ एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसोल्यूशन of the firm. A firm has decided to pay remuneration of 12,000 for this task. So remuneration कितना देना है 10,000, सॉरी 12,000 है यहाँ पे, 12,000 देने का बोला है, फाइनल किया कि उसको 12,000 देंगे। किसका, सो यहाँ पे बात कर रहे हैं विजय की। विजय पार्टनर है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि फर्म का डिसोल्यूशन वो करेगा। ओके, फर्म का डिसोल्यूशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसके हिसाब से उसको रेम्यूनेशन दिया है फर्म ने 12,000। आगे देखते हैं, फॉर दिस टास्क अ फर्म हैज़ पेड 6,000 फॉर एक्सपेंस। 6,000 रुपीज़ फर्म ने पेड किए एक्सपेंस के। चलिए इसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट वाला है, सो ध्यान से देखना। देखिए नंबर फर्स्ट, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर्स विजय ने रखी है। सो उसके हिसाब से उसको रेम्यूनेशन यानी कि सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये टास्क पूरा विजय कर रहा है। सो फर्म ने ऐसा फाइनल किया कि उसको 12,000 देंगे। ओके, सो यहाँ पे 12,000 फर्म विजय को देगी, कैश नहीं देगी बट उसको देना है, ऐसा फाइनल किया। जब लास्ट में जब कैपिटल पे करेंगे तब दे देंगे, यानी कि उतनी अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देनी है। ये अमाउंट फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू किसको मिल रहा है, विजय को, सो विजय's कैपिटल अकाउंट। कितना रुपीस देने का फाइनल किया, 12,000। अभी 12,000 की बात चल रही है। ओके, अब देखो फर्म ने 6,000 पे किए, विजय को दिए, किसके दिए, एक्सपेंस के, यानी कि विजय ने डिसॉल्यूशन किया, उसका रेम्यूनेशन तो 12,000 उसको मिल गया, बट ये डिसॉल्यूशन करने के लिए उसको अदर एक्सपेंस हुआ 6,000, वो विजय ने अपने पैसों से दिया था, तो अब फर्म उसको पे कर रही है। सो यहाँ पे विजय को देने हैं, विजय ने दिए हैं इसीलिए हम विजय को देंगे। सो विजय इज अ रिसीवर, सो एंट्री होगी विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैश में दे रहे हैं सो कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गोज आउट। कितना रुपीस दिया, 6,000। ओके, सो पहले बात करी थी रेम्यूनेशन दिया उसकी, और सेकंड हमने बात की उसको कैश दी उसकी। अब देखते हैं नंबर 11, इनकम टैक्स लाइबिलिटीज। Liabilities of the partnership firm is determined for rupees 35,000. It is not recorded in the book, यानी कि इनकम टैक्स 35,000 देने का हुआ, जो बुक में दिखाया हुआ नहीं था। अगर इनकम टैक्स इज वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, ओके, सो ये बुक में दिखाई हुई नहीं थी, दिखाया ही नहीं था, तो इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स हम क्लोज नहीं करेंगे। ओके, हमने इसको पे किया है, सो पे किया, इसकी एंट्री होगी, पे करते हैं तो कैश कम्स इन या गोज आउट, गोज आउट, गोज आउट यानी कि कैश अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 35,000। ओके, इनकम टैक्स नहीं आएगा क्योंकि इनकम टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं और वो बुक में दिखाई नहीं थी, इसीलिए हम डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट से पे करेंगे। कोई भी इनकम हो, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी एसेट्स हो, कोई भी लाइबिलिटीज़ हो, उसको सेल करो या पेड करो तो रियलाइजेशन अकाउंट से ही होगा, इसीलिए। इसके बाद देखते हैं नंबर 12, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन आफ्टर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज एंड पार्टनर्स लोन, सरप्लस ऑफ एसेट्स, सरप्लस ऑफ एसेट इसको बोलेंगे प्रॉफिट, कितना है 60,000। द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो SBI इज फॉर रेशियो 3:3, SBI फॉर 3:3 कितना होता है 10, राइट। चलिए इसकी जनरल एंट्री करते हैं। इसमें ऐसा बोला है कि भाई सारी की सारी एसेट सेल कर दी, एसेट सेल करने से हमको जो पैसा मिलता है वो पैसे से हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिसॉल्यूशन एक्सपेंस पे करते हैं, राइट, वो तो दिया नहीं था इसीलिए नहीं पे किया। सेकंड लाइबिलिटीज़ पे करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ऑल लाइबिलिटीज़ पेड कर दी। उसके बाद क्या करते हैं, पार्टनर्स के लोन पेड करते हैं, वो भी पेड कर दी, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और वो पेड करने के बाद जो बचता है वो है 60,000 रुपीज़। ओके, सो ये प्रॉफिट बोला जाएगा, और ये प्रॉफिट है वो किसके बीच में शेयर होगा, क्योंकि इसके बाद हम कैपिटल में डालते हैं ना, कैपिटल पेड करते हैं, यानी कि ये 60,000 रुपीज़ SB&I को मिलेंगे। इन शॉर्ट इसको ऐसा बोला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद जो भी अमाउंट आती है, डिफरेंस आता है, वो 60,000 का है। ये 60,000 हम कहाँ पे लेके जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो इसकी एंट्री ऐसे होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू S कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट and to
सी कैपिटल अकाउंट, तीनों के बीच में हम शेयर करेंगे। कौन से रेशियो में? 4:3:3। तो 60,000 इंटू 4/10 24,000, 60,000 इंटू 3/10 18,000, 60,000 इंटू 3/10 18,000। ओके, सो इसमें से प्रॉफिट शेयर करने की बात थी। उसके बाद देखते हैं नंबर 13। चलिए देखते हैं 13 में क्या है। रियलाइज 25,000 फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारी फर्म में एक मशीन था जो बुक में नोट डाउन नहीं किया हुआ था, यानी कि रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, अनरिकॉर्डेड था, बुक में लिखा ही नहीं था। अगर ऐसी कोई एसेट्स है जो बुक में नहीं लिखी है, ओके, सो उसको क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बुक में लिखी ही नहीं है। बुक में लिखी नहीं है यानी कि उसका अकाउंट क्लोज होगा नहीं, लिखा होगा तो क्लोज करेंगे ना। ओके, सो इसको क्लोज करने की एंट्री नहीं आएगी। बट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इसको सेल किया तो हमको 25,000 का कैश मिल रहा है। सो जो कैश मिल रहा है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। सो कैश मिल रहा है, सो कैश कम्स इन, यानी कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपीज मिल रहा है? 25,000। सो ये था 13। अब देखते हैं नंबर 14। 14 में कुछ ऐसा है, ऑन ड्यू पेमेंट ऑफ ₹35,000 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 गिवन टू महेश। यानी कि महेश नाम का एक क्रेडिटर्स था, यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स लिख रहा हूँ। महेश, जिसको देना था 35,000 रुपीज। अब देखो हमने क्या किया है, हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड क्या था, मशीन या फर्नीचर, फर्नीचर जो 20,000 का था वो हमने महेश को दे दिया, और रिमेनिंग जो अमाउंट बची है, द रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश। चलिए तो इसकी एंट्री कैसे होगी? देखो, क्रेडिटर्स महेश को 35,000 देना था, ऐसी बात की है, यानी कि महेश का अकाउंट हमने पहले ही क्लोज कर दिया होगा, वो क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे बात क्या है कि उसको कैसे हम पेमेंट कर रहे हैं। सो 35,000 देना था, उसमें 20,000 का एक फर्नीचर दे दिया जो बुक में लिखा ही नहीं था। अनरिकॉर्डेड मशीन पार्टनर्स क्रेडिटर्स को हम दे देते हैं, 35 में से 20,000 गया, उसकी भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास से ऐसी चीज़ गई है जो हमें बुक में दिखाई नहीं थी, इसीलिए उसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों? अगर हम सेल करते हैं उसको तो हमको कैश मिलेगा, कैश कम सीन होगा, तो कैश की एंट्री दिखाने के लिए वो एंट्री करते थे। बट यहाँ पे तो हम तो क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, राइट। सो क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, उसकी वजह से उसकी एंट्री नहीं होगी। बट यहाँ पे ऐसा बोला है कि रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश। सो हमारे पास अब कैश कितना जा रहा है उसकी एंट्री करनी है। 35,000 में से 20,000 का फर्नीचर दे दिया, तो अब रिमेनिंग अमाउंट है 15,000, तो 15,000 हम कैश दे रहे हैं, उसकी एंट्री होगी। सो कैश यहाँ पे गोज आउट यानी कि क्रेडिट होगा। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट।
एक कैश या बैंक की आती है तो दूसरी रियलाइजेशन की आती है, एक एसेट्स या लाइबिलिटीज की आती है एंट्री तो दूसरी रियलाइजेशन की होती है, यानी कि रियलाइजेशन तो डालना ही है। नेक्स्ट लास्ट वन इज नंबर 15। क्या बोला है? वन पार्टनर एक्सेप्ट टू पे लोन ऑफ हिज वाइफ ₹40,000। ये कौन पे कर रहा है? पार्टनर्स। ओके, चलिए इसकी एंट्री कैसे होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे बात की है पार्टनर्स की वाइफ की लोन। तो पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसके हिसाब से 2 एंट्री है और न्यू बुक है तो 1 एंट्री है। कैसे? पार्टनर्स की वाइफ है, उसकी लोन पार्टनर्स ने पे की तो पार्टनर्स की वाइफ की लोन इट्स अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। तो ओल्ड बुक है उसके हिसाब से मैं एंट्री कर रहा हूँ, देख लो, क्योंकि काफ़ी सारी चेंजेस हैं न्यू बुक्स में। ओके, यहाँ पे ओल्ड बुक के हिसाब से लिखेंगे तो एंट्री ऐसे होगी। फर्स्ट में वाइफ की लोन का अकाउंट हम क्लोज करके रियलाइजेशन में लेके जाएंगे, यानी कि वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसा होगा। ओके, बट अगर न्यू बुक के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि वाइफ की लोन का अकाउंट क्लोज करना है कि नहीं करना है। डायरेक्टली यही बात की है कि पार्टनर्स वो पे कर रहा है तो डायरेक्ट वही एंट्री करनी है। तो हम डायरेक्ट सेकंड वाली एंट्री करते हैं, यानी कि न्यू बुक वाली। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स पे कर रहा है, यानी कि पार्टनर्स इज अ गिवर। गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। सो दूसरी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स की वाइफ की लोन है, सो पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट डेबिट, यानी कि वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, 40,000। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्यों नहीं आया है? तो सुनो, मैंने पहले ही बोला था, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। कौन से अकाउंट बनते हैं? रियलाइजेशन लोन अकाउंट। तो इट्स अ पार्टनर्स वाइफ लोन, तो लोन का अलग से अकाउंट बनेगा, यानी कि उसको क्लोज करके रियलाइजेशन में नहीं लेके जाते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, लोन का यहाँ से अलग से अकाउंट बनता है, उसकी वजह से इसको क्लोज करके रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके जाते हैं। इसीलिए हमने डायरेक्टली वाइफ की लोन पार्टनर्स ने पे की है, इसीलिए वाइफ्स लोन अकाउंट को डेबिट किया है, रियलाइजेशन को नहीं किया है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट के हिसाब से लेके जाके लिखना है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्लोज करके लिखना है, तो आप इस तरीके से भी इसकी एंट्री कर सकते हो। पहले तो वाइफ की लोन अकाउंट हम क्लोज करेंगे, सो वाइफ्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 40,000। और उसके बाद पार्टनर्स पे करेगा, सो एंट्री ऐसे होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000। ओके, सो बोर्ड की एग्जाम में दोनों में से कोई भी एंट्री लिखो, आपकी राइट बोली जाएगी। सो ये थे शॉर्ट सम, ऐसे ही सेम टू सेम शॉर्ट सम आपको एक्सरसाइज में भी दिए होंगे, वो आप कर लेना। अगर कुछ डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज़ है तो बोल देना, हम सॉल्व कर देंगे। सेकंड थिंग, इसमें शॉर्ट सम ही आते हैं, लॉन्ग सम होते नहीं हैं, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, यानी कि आपके नॉलेज के लिए हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।